हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने महासागरों के बारे में पढ़ा कि विश्व में कितने महासागर हैं। उससे पहले हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे एशिया महाद्वीप में भारत। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, तो ये किस महाद्वीप में आता है? भारत तो एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप कैसा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें 7 बड़े देशों को, तो ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं हैं, अक्षांशीय और देशांतर। ठीक है, दो रेखाएं होती हैं, एक पश्चिम से पूर्व जाती है और दूसरी उत्तर से दक्षिण जाती है। ठीक है, जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? तो 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये स्थित है। यदि द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 6.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अगर हम द्वीपों को भी मिला दें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है, या लक्षद्वीप वगैरह, इनको मिलाने के बाद जो उत्तरी अक्षांश तक का विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है, वो 6.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होगा। ठीक है, अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार देख लिए, अब हम देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक नंबर में पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति क्या है, कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए हमने देखिए अक्षांशीय विस्तार जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें उत्तरी आ रहा है, जबकि देशांतरी विस्तार में हम पूर्वी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे याद रखना आप कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है वो स्थित है। अब हम भारत की सीमाएं देख लेते हैं। देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे सीमा लगाएगा? या तो स्थल द्वारा वो जुड़ा होगा या जल द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, दो तरीके से जुड़ता है। तो भारत दो प्रकार से सीमाएं जो है वो विभाजित करता है। ठीक है, कैसे? तो पहला आपका स्थलीय सीमा और दूसरा आपका तटीय या जलीय सीमा। ठीक है, तो दो तरीके से अपने देश जो पड़ोसी देश उनके साथ जुड़ा होगा, या तो स्थल द्वारा जुड़ा होगा या जल द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत जो है स्थलीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा क्या है कि अगर आप बात करें कि जो 7 देश हैं, ठीक है, जो हमारे साथ स्थल द्वारा जुड़े हुए हैं, उनसे जो सीमा बन रही है उतना जो किलोमीटर है उसे हम जोड़ के हम क्या बताते हैं? अपनी स्थलीय सीमा बताते हैं। जैसे भारत जो है वो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। कौन कौन से देश हैं? तो इसकी ट्रिक है बचपन से MBA। बचपन में BA से हो जाता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, CH से हो जाता है आपका चीन, P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान PA से, और N से हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, ये 4 देश ही हो गए। से जो होगा यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। MBA में क्या है कि M से हो जाएगा आपका म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, और A से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ये 7 देश है जिनके साथ अगर हम सीमा देखें, जैसे क्या है कि पाकिस्तान के साथ लगभग 3400 की सीमा मिलती है, 3400 किलोमीटर तक की। बांग्लादेश से लगभग लगती है 4096 किलोमीटर की सीमा। वैसे ही अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो सभी देशों की अगर हम ये सीमाएं जोड़ दें तो ये 15,200 किलोमीटर निकलता है। ठीक है, तो ये जो सीमाएं हैं यही कहलाती हैं स्थलीय सीमा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत स्थलीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। एक नंबर पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, याद रखना, एक नंबर में ही पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है? तो वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अगर आप मैप में देखेंगे तो गोल सीमा दिखती है, लेकिन वो ज़्यादा लगती नहीं क्योंकि गोलाई में बन रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ ही मिलती है। कितनी? तो 4,096 किलोमीटर के लगभग भारत बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और सबसे कम किसके साथ बनाता है? तो सबसे कम बनाता है आपका अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ जो है वो भारत सबसे कम सीमा बनाता है, लगभग 106 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 96 देखने को मिलेगी, सर्वाधिक 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है भारत कितनी? तो 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्थलीय सीमा की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं तटीय सीमा की। तटीय सीमा में जिसमें हम जल के द्वारा जुड़े हैं अपने देशों के साथ। भारत की मुख्य तटीय सीमा गुजरात के दक्षिण से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम भारत की मुख्य तटीय सीमा देखें, मुख्य तटीय सीमा से मतलब ये रहता है कि इसमें हम लोग
जो अपने द्वीप वगैरह हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा, लक्षद्वीप रहा, इसे हम इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, मुख्य तटीय सीमा में क्या है कि इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे, अपने जो द्वीप वगैरह हैं। तो तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य तटीय सीमा जो है वो गुजरात के दक्षिण से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, द्वीपों को ऐड नहीं किया। भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है तो 9 है। ठीक है, तो नीचे से अगर हम राज्य जोड़ें जिनकी तटीय सीमा जो समुद्र से लगे हुए हैं, तो गुजरात आ जाएगा आपका, गोवा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाता है आपका, कर्नाटक आ जाता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा आ जाता है आपका, पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो ऐसे करके जो 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया कि भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है तो 9 है। एक नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना। भारत की तटीय सीमा सर्वाधिक गुजरात के साथ और सबसे कम गोवा के साथ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है तटीय सीमा, तो वो गुजरात बनाता है, और सबसे कम कौन बनाता है तो वो आपका गोवा बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन बनाएगा तो गुजरात बनाएगा, और सबसे कम बनाएगा आपका गोवा। लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन द्वीपों की कुल तटीय सीमा कितनी है तो 1416 किलोमीटर है। ठीक है, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी हम तटीय सीमा बात करें तो 1416 किलोमीटर की ये तटीय सीमा बनाते हैं। अर्थात भारत की कुल तटीय सीमा कितनी हो जाएगी तो 6100 तो आपको मुख्य भारत की दिखी, और 1416 आपको इन द्वीपों की मिल जाएगी, किसकी, लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार द्वीप की। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाती है तो 7516.6 किलोमीटर के लगभग ये आपकी तटीय सीमा बनती है। ठीक है, कुल तटीय सीमा है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मुख्य भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है तो कितनी हो जाएगी 6100 हो जाएगी। अगर होल भारत की पूछी जाए, पूरे भारत की पूछ ली जाए, जिसमें आपको तटों को भी शामिल कर दिया जाए, तो कितनी हो जाएगी तो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मुख्य भारत की पूछेगा तो कितनी 6100, और पूरे भारत की पूछेगा तो कितनी हो जाएगी तो 7516 किलोमीटर लगभग हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के भू प्राकृतिक भागों की, कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो भारत को 4 बड़े भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती व द्वीपीय क्षेत्र, इन 4 भागों में बांट रखा है हमने भारत को। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों की, तो इस एरिया में जो है वो पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें विशाल मैदान की, तो ये जो एरिया दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये सारे क्या हैं विशाल मैदान है उत्तर के। प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो ये जो है भाग है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, और तटवर्ती और द्वीपीय में तो ये द्वीप वगैरह आ जाते हैं, ये किनारे का जो एरिया हो जाता है ये सारा तटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा। तो याद रखना कि भारत को 4 बड़े भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती व द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं अब। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऊपर जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, हिमालय की, उन्हें हमने क्या करा है 4 पर्वतीय श्रेणी में बांट रखा है। कौन कौन से, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति से पहले से यहाँ पर स्थित था। ठीक है, हिमालय की जब उत्पत्ति हुई थी उससे पहले से ट्रांस हिमालय वहाँ पर क्या है उपस्थित है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं हिमालय की। उसका लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी जो है इसमें सबसे ढलानदार जो चोटी है राकापोसी वो स्थित है। उसका जास्कर श्रेणी, ऐसे करके 3 श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में याद रखना है आपको कि ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति से पहले से स्थित है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ठीक है, अब ये एरिया जो है वो पाकिस्तान में आता है। ठीक है, POK के अंतर्गत आता है, इसलिए से हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, वैसे क्या है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कितनी लंबाई है इसकी तो 8611 मीटर की लंबी है ये। ठीक है, तो थोड़ी छोटी है, माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा छोटी नहीं है, तो 8611 मीटर ये लंबी है। दूसरा आता है आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो विश्व की 10 चोटियाँ जो हैं इसी पर स्थित हैं। ठीक है, विश्व की 10 चोटियाँ जो बहुत फेमस हैं वो इस पर स्थित हैं। ठीक है, जैसे नागा पर्वत है, जैसे हम लोग नंगा पर्वत भी कह देते हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद नंदा देवी है, बंदर पूंछ चोटी है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, ये सारी नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे किसके भाग हैं तो ये बृहद हिमालय के भाग हैं। तो इसमें क्या चीज़ आपको याद रखनी, बृहद हिमालय में क्या है कि विश्व की 10 फेमस चोटियाँ जो हैं और सबसे ऊँची चोटियाँ जो हैं वो बृहद हिमालय में स्थित है। जिसमें सबसे पहले नंगा पर्वत आ जाता है जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, POK में आ रहा है इस समय। उसका नंदा देवी, बंदरपूछी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। उसका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, ये सारी नेपाल में स्थित है। और ये किसके भाग हैं तो ये बृहद हिमालय के भाग हैं।
उसके बाद आ जाती है आपकी कंचनजंगा, इसी में बृहद हिमालय का ही भाग है ये, और ये आपकी पड़ती है सिक्किम में, ठीक है। और भारत की इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो वो कंचनजंगा ही है, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि केटू क्या है वो पीओके के अंतर्गत आ जाती है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते। तो हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस याद रखना है कि अगर पूछा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है, क्योंकि केटू को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हिमालय की अगर पूछ ली जाए तो वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कितनी है? तो 8,848 मीटर। नामचा वर्मा की अगर हम बात करें तो ये तिब्बत में आता है, ठीक है। तो तिब्बत में ये किसका भाग है? तो ये बृहद हिमालय का ही भाग है। तो ये 10 चोटियाँ जो काफ़ी फेमस है और बृहद हिमालय में ये स्थित हैं, ठीक है। कौन सी कहाँ पर स्थित है ये भी याद रख लेना, क्योंकि अब टेट वगैरह में दोबारा ये पढ़ना पड़ेगा आपको। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी लंबाई है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, ये मैंने आपको बताया। कितनी लंबाई है इसकी? तो 8,597 मीटर इसकी लंबाई है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की ही अगर पूछी जाए तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, लेकिन भारत में हिमालय की पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? तो कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लघु हिमालय की। बृहद हिमालय के बारे में हमने जान लिया। लघु हिमालय की अगर हम बात करें तो बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय विस्तृत है, ठीक है। तो किसके दक्षिण में स्थित है ये? तो देखिए सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय आता है, उससे नीचे आपका बृहद हिमालय आएगा दक्षिण में। बृहद हिमालय के दक्षिण में आपका लघु हिमालय देखने को मिलेगा। और लघु हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मंसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सारी श्रेणियाँ जो हैं वो लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि कौन सी श्रेणी किसका भाग है। तो लघु हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? तो पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, ये श्रेणियाँ जो है वो लघु हिमालय में आती हैं। फिर जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो ये निर्माण के समय से अत्यधिक टूट फूट गया, मतलब सबसे ज़्यादा अगर टूट फूट हुई है तो वो शिवालिक हिमालय में हुई है, ठीक है। जो आप लैंडस्लाइड देखते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में, तो वो सारा किसका भाग है? वो शिवालिक हिमालय का भाग है, वो ज़्यादा टूट फूट गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 4 श्रेणियाँ स्थित हैं, मेरी, अबोर, मिरमी, डफला, ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी टूट फूट गया है। तो इसकी श्रेणियाँ हिमाचल में भी आती हैं, आपकी उत्तराखंड में भी आती हैं, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी आती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो 4 श्रेणियाँ हैं वो काफ़ी फेमस है, जिनका नाम है मेरी, अबोर, मिरमी, डफला, ठीक है, मिसमी डफला, सॉरी, मेरी, अबोर और मिसमी डफला जो है वो शिवालिक हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हिमालय की बात हो गई। अब हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान की, ठीक है। तो उत्तर का विशाल मैदान भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तर के विशाल मैदान की तो उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिण में यह विस्तृत है, इसे महान मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति कहाँ है भारत में? तो भारत में जो उत्तर के पर्वतीय भाग हैं उनके दक्षिणी हिस्सा जो है वहाँ पर ये विशाल मैदान जो है वो स्थित है। यह पश्चिम में सतलज से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? तो पश्चिम में सतलज नदी जहाँ से बहती है वहाँ से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ तक लगभग 2500 किलोमीटर में ये विशाल मैदान जो है वो फैले हुए हैं। इस भाग का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है, ठीक है। तो उत्तर के जो विशाल मैदान है इनका निर्माण कैसे हुआ? तो जो भी नदियां उत्तर भारत में बहती हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी जो है उसके द्वारा इस मैदान का जो है निर्माण हुआ है। इनमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं। तो इनके द्वारा जो भी मिट्टी लाएगी उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फेमस नदियाँ हैं और बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम से ये जोड़ा गया है। तो इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखनी है उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को भी देख लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था जब महाद्वीप पढ़ा रहा था मैं आपको कि वह क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। कोई भी हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अगर आप भारत का मैप देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि नीचे का जो हिस्सा वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। यह क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं, ठीक है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है वो भारत के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। यह क्षेत्र कैसा है? तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना लिख देंगे आप।
पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीन तरफ से जल से घिरा है। जैसे पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है ये, पश्चिम में आपका अरब सागर आ जाता है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है आपकी नीचे की स्थिति, भारत के मैप की ऐसी स्थिति बनती है नीचे की। तो एक तरफ तो अरब सागर आ रहा है, नीचे हिंद महासागर है, और साइड में क्या है, राइट साइड में तो बंगाल की खाड़ी। तो तीन तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका ढाल कैसा है, तो उत्तर से पूर्व की तरफ है। तो देखिए, आपने ज़्यादातर नदियां तो देखी होंगी जो प्रायद्वीपीय पठार से होकर गुजरती हैं, उनका ढलान भी कैसा रहता है, तो उत्तर से पूर्व की तरफ रहता है। ज़्यादातर जो नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, ताप्ती और नर्मदा छोड़ के। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ होती हैं ये विपरीत बहती हैं अपने, ये आपकी अरब सागर में गिरेंगी। बाकी जितनी भी नदियाँ होती हैं, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोसी हो, और क्या नाम है आपकी, कावेरी हो, ठीक है, ये सारी नदियाँ जो होती हैं वो आपकी कहाँ पे गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढलान कैसा है, तो उत्तर से पूर्व की तरफ है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ घाटी में प्रभावित होती हैं, भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो होती हैं ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए इनका जो वो रहता है, ढलान रहता है, ये आपका पश्चिम की तरफ रहता है। तो इसलिए ये जो होती हैं ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जितनी भी नदियाँ होंगी वो सारी आपकी कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के अंतर्गत अनेक भाग आते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो भाग है उसमें अनेक भाग आ जाती है। कौन कौन से, तो मालवा का पठार यहाँ देखने को मिलेगा आपको, बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, दंडकारण्य का पठार देखने को मिलेगा, शिलोंग का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो ये सारे जो हिस्से हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय के ही भाग हैं। ठीक है, तो कई सारे पठार यहाँ देखने को मिल जाते हैं, मालवा का है, बघेलखंड का है, बुंदेलखंड का है, दंडकारण्य का है, शिलोंग का है और आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये सारे दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के द्वीपीय समूह एवं तटवर्ती क्षेत्र की। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के द्वीपीय एवं तटवर्ती क्षेत्र की, तो पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा है, तो कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे कितने भागों में बांट रखा है हमने, तो तीन भागों में बांट रखा है। पहला कोंकण तट, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात में सूरत से लेकर गोवा तक ये फैला हुआ है। दूसरा आता है कन्नड़ तट, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गोवा से लेकर मैंगलोर जो आपके कर्नाटक में स्थित है वहाँ तक है ये। उसके बाद आता है मालाबार तट, तो ये आपका कहाँ से, मैंगलोर से लेकर केरल, संपूर्ण केरल तट जो है वहाँ तक ये मालाबार तट फैला हुआ है। ठीक है, मतलब कि उस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, मालाबार तट कहेंगे। जो आपका मैंगलोर से लेकर केरल तक जा रहा है, संपूर्ण केरल तक जो भी समुद्र के किनारे का हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, वो मालाबार तट कहलाएगा। ठीक है, गोवा से मैंगलोर के बीच का जो भी तट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कन्नड़ तट कहलाएगा। वैसे ही सूरत से लेकर गोवा तक के तट को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। तो ये बात हो गई पश्चिमी तटीय मैदान की। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है। पहला उत्कल तट आ जाता है, फिर उत्तरी सरकार तट आ जाता है और तीसरा आपका कोरोमंडल तट आ जाता है। यहाँ पर हम बात करें उत्कल तट की, तो ये उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक है। ठीक है, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा बनता है वहाँ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद उत्तरी सरकार तट जो है वो संपूर्ण आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और जो कोरोमंडल तट है ये संपूर्ण तमिलनाडु का तट कहलाता है। ठीक है, तमिलनाडु में जो भी समुद्र का हिस्सा लगता है तो वहाँ पर जो भी तट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे सर्दियों में बारिश भी बहुत होती है, आपने बहुत सुना होगा कि सर्दियों के टाइम में कोरोमंडल तट में बहुत बारिश होती है, तो यही हिस्सा है वो। ठीक है, तो कोरोमंडल तट किसे कहेंगे, तो तमिलनाडु का जो भी तटीय क्षेत्र है वो सारा कोरोमंडल तट में आ जाएगा। उसका उत्तरी सरकार जो है आंध्र प्रदेश के संपूर्ण एरिया में आ जाता है और उत्कल तट जो होता है वो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के जो वहाँ पर एक डेल्टा बनता है वहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी तटीय मैदान, सॉरी पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो भारत के द्वीपीय भागों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रमुख हैं। ठीक है, तो दो ही द्वीपीय समूह हैं जो बहुत फेमस है, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा आपका लक्षद्वीप। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं हम अच्छे से। पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा तो आपको पता है कहाँ पर पड़ता है वो। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल या कह सकते हो बांग्लादेश के नीचे का जो हिस्सा है वो सारा कितना किस में आ जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। ठीक है, ये द्वीपों की अगर हम बात करें तो ये कई छोटे छोटे द्वीप हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है और उसमें से कुछ द्वीप किससे बने हुए हैं, तो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये बने हुए हैं। अंडमान जो द्वीप है इसे हमने चार भागों में बांट रखा है। पहला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, तो चार भागों में हमने बांट रखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, कौन कौन सा, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। वैसे इसमें निकोबार आ जाता है, तो निकोबार को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है। पहला कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार और तीसरा ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ऐसे करके अंडमान निकोबार को हमने बांट रखा है।
पहले अंडमान द्वीप को बांटा है 4 भागों में, कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद जो निकोबार द्वीप है उसे हमने 3 भागों में बांट रखा है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो पिग्मेलियन द्वीप है या जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट जो है उसे हम क्या कहते हैं? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मेलियन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इसे लिख लेना। फिर 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं कि बैरन द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नारकोंदम 2 ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पहला आपका बैरन द्वीप और दूसरा आपका नारकोंदम। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि बैरन द्वीप जो है वो कैसा ज्वालामुखी है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। वैसे ही नारकोंदम किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 प्रकार के यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंदम। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, वहीं नारकोंदम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान में पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह की। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये अरब सागर में आपका स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में ये स्थित है। ये एक ऐसा द्वीप है, एक प्रवाल द्वीप है। और प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल एक 2 सेंटीमीटर छोटा समुद्री जलीय जीव होता है। और ये किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, और ये खाते पीते भी क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही ये खाते पीते भी हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। ये एक ऐसा द्वीप है, तो एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, और प्रवाल क्या होता है? तो 2 सेंटीमीटर छोटा एक समुद्री जलीय जीव होता है, जिसका खोल किससे बना होता है? जिसका कवर किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो उथले समुद्र में ये रहना पसंद करते हैं। इनका भोजन भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो उथले समुद्र में ये रहना पसंद करते हैं, जो जहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है, जमीन और पानी बिल्कुल मिला मिला होता है, तो वैसे समुद्र में ये रहना पसंद करते हैं। और इनका भोजन भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो जैसे ये खाते पीते हैं, जिंदगी भर मर जाते हैं, तो इन्हीं को कोई दूसरा जो इनका जीव होता है वो ग्रहण कर लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया भी गया कि जब एक प्रवाल मरता है तो दूसरा प्रवाल उसके खोल को अपना भोजन बना लेता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को ये ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। और यह क्रिया क्या करती है? लाखों करोड़ों वर्ष तक चलती रहती है। ठीक है, जब एक प्रवाल मरता है तो दूसरा प्रवाल क्या करेगा? उसके खोल को अपना भोजन बना लेगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलती है? तो लाखों करोड़ों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ये बनते रहते हैं। तो ऐसे करके ये कॉलोनियां बन जाती हैं और ये जल से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये द्वीप बना हुआ है लक्षद्वीप आपका। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी। 1 नंबर में अगर पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर राजधानी पूछ ले तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही था आपका। जितनी भी चीज़ें थी, ये लास्ट टॉपिक था आपका ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।